Yes, I have started recording. सर मॉड क्यों लगाया? मोड जैसे ये डिफरेंशियल में नेगेटिव का साइन का मतलब उतना ही होता है बेटा कि अगर सपोज ये इंक्रीज है तो ये डिक्रीज है, इसका मीनिंग है ना। डेल्टा मीन्स चेंज है ना। नेगेटिव चेंज का मतलब ये होगा कि अगर एक इंक्रीज हुआ है, सपोज पी अगर इंक्रीज हुआ है तो लैम्डा डिक्रीज हुआ है ना। ओके सर। बाकी कोई मीनिंग नहीं है उसका, है ना। So let's say it is according to uncertainty principle, delta x into delta p is more than equal to h upon 4 pi. यहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते थे डेल्टा x into डेल्टा लैम्डा is more than equal to lambda square divided by 4 pi. यस बच्चे, ये रिलेशन लिखा तुम लोगों ने ऐसा, समझा भी इसको? यस सर। ओके, एक मिनट सर। हाँ यस बच्चे, हैव यू नोट डाउन दिस? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो मैं कुछ और क्वेश्चन भी तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें हम लोग कैलकुलस यूज कर सकते थे एटॉमिक में। कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने तुम लोग के साथ शेयर किया हुआ भी था पहले, फिर से शेयर करता हूँ। जैसे दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस r is given by minus k e square divided by 3r cube. Use Bohr's theory to obtain energy of such hypothetical atom. एक रिलेशन याद रखना जो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में तुम लोग पढ़ होंगे भी। मैं एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं तो 3 क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करना, है ना। So you have to just remember as per force is concerned, है ना। As per force is concerned, it is differential of potential energy, है ना। ये टर्म फिजिक्स में तुम लोग पढ़ोगे भी ऐसा, है ना। याद रख पाओगे ये फोर्स का रिलेशन? यस सर। फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। If you remember this, you can do many questions of such type, है ना। इसमें एक पूरा मैं करके दिखाता हूँ, 2 तुम लोग भी ट्राई कर। तो हम लोग फार्मूले में इंटरेस्टेड हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो, है ना। हम लोग उस तरह के डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हैं इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑफ आर होने वाला है ना। So to understand the relation between potential energy and kinetic energy, here we can just find out first as force. This force of attraction should be nothing but, let's say, differential of potential You can just differentiate. सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ सर, लैग हो रहा है थोड़ा। अच्छा, करता हूँ। यस बच्चे, अभी भी लैग हो रहा है? नहीं सर, अभी क्लियर है। अच्छा ठीक है, फिर से बताना लैग होगा तो ना। सो वी कैन फाइंड आउट, लेट्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यार। यस, कितना आएगा बेटा यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफ यू डिफरेंशिएट दिस?
So can we say it is Minus nothing 2 but ke k divided by e 6r. raised to the power k e or r raised to the power 4 हाँ है ना सर, ये आ जाता मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. Now further I know force of attraction should be equal to mv square by r. ये कौन सा रिलेशन है? सेंट्रीपिटल Force फोर्स. of attraction should be equal to, let's say, centripetal acceleration into mass, and this should be equal to k e square r raised to the power 4. Further from here you can say mv square should be equal to k e square divided by r cube. Yes, ऐसा लिख सकते थे हम लोग. You can Yes, sir. say kinetic energy which is equal to half mv square is nothing but k e square divided by 2r cube. So this is nothing but, let's say, kinetic energy we have. Potential energy कितना था? The potential energy is minus k e square divided by 3r cube. It is nothing but potential energy. So can you suggest me total energy कितना आने वाला है in terms of r? इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे. कितना आएगा के ई स्क्वायर बाय 6r क्यूब. k e square divided by 6r cube will be total energy, है ना. बट अभी भी जो मुझे आंसर मिला है, इट इज इन टर्म्स ऑफ r क्यूब रेडियस. वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियस आल्सो. पहले इतना लिखो, समझो, कुछ डाउट्स है तो मुझे डिस्कस करना है ना. है ना. हाँ बोलो. F of attraction k e square by r4 कैसे आया? r raised to 4. बेटा वो हम लोग ने डिफरेंशिएट कर लिया ना पोटेंशियल एनर्जी को. r क्यूब था डिनोमिनेटर में, सो उसका जो हाँ, डिफरेंशियल होता 1 अपॉन r क्यूब का डिफरेंशियल will be 3 times या 3 times of 1 upon r raised to the power 4 बन जाता. 3 and 3 कैंसिल्ड आउट हो गया है ना. हाँ सर, समझ गया. इतना कैलकुलस सीखा होगा तुम लोगों ने. हाँ सर. इसमें एक बार जिन बच्चों को डिफरेंशियल करने में परेशानी हो रहा है, डिफरेंशिएट करने में, उनकी थोड़ी हेल्प करता हूँ. सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. सर आपकी आवाज बहुत कम हो गई. हाँ सर. मेरी आवाज बहुत कम हो गया है. नहीं सर. अभी ठीक है. सर अब ठीक है. सर अभी बना. सर ठीक है. So its differential should be nothing but 3 divided by r raised to the power 4. इतना कर पाओगे डिफरेंशियल 1 upon r क्यूब का डिफरेंशियल. ये है 1 upon r क्यूब का डिफरेंशियल, है ना. 3 times of r raised to the power 4. अच्छा k, बेटा k तो कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, एंड e स्क्वायर इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस. सो अगर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल तो कांस्टेंट ही रहता, मल्टीप्लाई है वो, है ना. यस सर समझा. सर -3 by r raised to 4 आएगा ना. हाँ सर, -3. हाँ तो बेटा वो माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट भी हो जाएगा ना बाहर से. देखो एक ऑलरेडी अच्छा, माइनस ओके था, सर.
यस, तो ये माइनस होगा, ये कंफर्म है ना। बेटा के इसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, के ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, ये वाला जो टर्म गिवन है ना। बच्चे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, बट इतना लिखा है तुम लोगों ने। यस हाँ सर। हाँ सर। आई होप ये येलो वाला पार्ट तो लिख ही लिया है, ऊपर वाला है ना। So till now we know how we can calculate total energy. We know how we can calculate total energy in terms of radius. We have to just find out the expression of radius also. So to find out the expression of radius, one thing we already know as, can we say, from the relation of kinetic energy. From the relation of kinetic energy, अच्छा हम लोग ये लिख सकते थे क्या, m v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब इज नथिंग बट k e स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। लेट्स से विद द हेल्प ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं हम लोग। इस बच्चे ऐसा लिख पाएंगे हम लोग, mv स्क्वायर r क्यूब शुड बी इक्वल टू ke स्क्वायर। Let's say it is Yes, equation sir. 1. Yes. Another equation is mvr is nothing but nh divided by 2 pi. ये कौन सा रिलेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रेडियस का वैल्यू। You have to just find out the radius का वैल्यू एंड यू हैव टू एलिमिनेट वेलोसिटी। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते थे, इसका स्क्वायर कर दे और इसका भी हम लोग स्क्वायर कर दे, है ना। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, सो यू विल गेट रेडियस। यहां बचेगा मेरे पास रेडियस और डिनोमिनेटर में क्या बचने वाला है मेरे पास, मास। सिर्फ m बचेगा, ये है ना, r डिवाइडेड बाय m should be equal to r divided by m should be equal to, it is nothing but 4 pi square k e square divided by n and h square. From here radius should be nothing but 2 pi square k e square m divided by n square and h square. This is the value of radius we have. इस रेडियस के वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर सकते थे, अब इन द एक्सप्रेशन ऑफ the expression of total energy you can put this radius। और अब जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आएगा, है ना। बच्चे इस रेडियस के एक्सप्रेशन को टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में पुट कर दो, है ना। The n, you can leave your answer in terms of n. शायद ये आंसर सर आपकी आवाज और एक बार ब्रेक हो रही है। Yes, sir.
ये बच्चे तुम लोग लिख पाए थे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन? सर किस जैसा? किस जैसा? अनफॉर्चुनेटली मेरा कुछ नेट डिप हुआ था और वो जो पूरा लिखा था वो सब चला गया मेरे पास से, है ना? तो मैं फिर से शेयर करता हूँ। अभी कुछ नहीं है यहाँ बचा हुआ मेरे पास लिखा हुआ, है ना? ओके। ये तुम लोगों ने कहाँ तक लिख लिया था? Sir, n raised to 6 h raised to 6 divided by 384 pi सर raised मैं to आर का इक्वेशन लिख दिया था। अच्छा, आर का इक्वेशंस लिख लिया था ना? ऐसा आ रहा है आंसर। यस सर। अच्छा, सब बच्चों ने लिख लिया था उतना? हाँ सर। अच्छा, तो एक बार मुझे भी जल्दी से बता दो क्या लिख आया था मेरे पास रेडियस का एक्सप्रेशन। सर पाई 4 स्क्वायर आर रेडियस इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर 4 पाई के ई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय एन एन स्क्वायर। स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके, और टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना था जो नीचे लिखा हुआ था? के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 आर के क्यूब। ई स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एंड आर का क्यूब, है ना? यस। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, है ना, इन दोनों रिलेशन को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो यहां से टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाता पावर 6 वॉइस ब्रेक हो रहा है। 384। यस सर। मैं टोटल एनर्जी में रेडियस का वैल्यू पुट कर एम क्यूब सर आपका वॉइस स्क्वायर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। कुछ लगता है मेरा नेटवर्क का इशू है आज, है ना? अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट टाइम डिप होगा तो मुझे बताना, मैं कुछ नेट का सेटिंग चेंज करता हूँ, है ना? सो इट इज e raised to the power 4 and do you think eventually है pi raised to the power 6, है ना? ये आ जाता pi raised to the power 6। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ डाउट बचा है तुम लोगों को? मैं फिर से क्या मेथड था वो रिपीट करता हूँ क्वेश्चन के लिए। सिंस पोटेंशियल एनर्जी गिवन था क्वेश्चन में, है ना? ये पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन था, सो यू कैन फाइंड आउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इक्वल टू लेट्स से डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेडियस। ये ऐसा फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ोगे, है ना? यहां से आई नो द रिलेशन बिटवीन, यहां से हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, है ना? एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। इस क्वेश्चन के वर्किंग में कुछ और डाउट बचा है तुम लोगों को? Sir, I have a doubt. हाँ, पूछो। Sir, T is equal to minus K ना, because there is a equation. बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 3r क्यूब है ना? Yeah. As per Not question is that given. K, not that K, kinetic energy. T Yeah, is फिर equal से to, sir, P plus K ना, so if P is X. Hello sir. हाँ बेटा, आवाज आ रही है, मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है। हाँ sir. बोल। So if K is X, P is equal to minus 2X. बेटा वो तब होता था जब मेरे पास नॉर्मल हाइड्रोजन एटम होता है ना। यहाँ देखो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम तो है नहीं, है ना? तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का एग्जैक्टली वो नहीं आएगा जो अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना? Okay. जो हम लोग ने वो पी और के ई किया था वो पहले वाला था, है ना? अच्छा हाँ.
सर हमने बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को के स्क्वायर से रिलेट किया था, लेकिन आप कह रहे हो कि के स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कांस्टेंट है। हाँ के कांस्टेंट है बेटा। सर हमने एमवी स्क्वायर को रिलेट किया था, फिर कैसे उससे किया था अगर के कांस्टेंट है तो? ये जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से ये मेरे पास आ गया था के ई रेज़ टू द पावर आर रेज़ टू द पावर 4 आ गया था ना। हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करने से, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी नथिंग बट mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, है ना। ये तो हमेशा ही एप्लीकेबल है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। हाँ सर। यस ऐसा एक क्वेश्चन करोगे तुम लोग अभी। मुझे ऐसा एक क्वेश्चन कर सकते हो अभी। हाँ सर। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन तुम लोग से शेयर कर रहा हूँ, उसको ट्राई करना अभी, है ना। ये समझ लिया है? हाँ बोलो। एक चीज पूछनी थी सर, आपने पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी कैसे निकाला, मतलब सबको अलग अलग डिफरेंशिएट किया? नहीं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी गिवन था तो मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट कर लिया पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके, है ना। यस सर। अच्छा, जैसे ही मैंने पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया, आई गेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू लेट्स से के ई स्क्वायर आर रेज़ टू द पावर 4, तो जो mv स्क्वायर बाय r आ गया, है ना। ये रिलेशन आ गया ना यहाँ से। हाँ सर। अच्छा, यहाँ से मेरे पास काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है, mv स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइड बाय r क्यूब। यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाता के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r क्यूब, है ना। इस मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कुछ ऐसा आ जा रहा था, प्लस हाफ ऑफ के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई r क्यूब। So once I know kinetic energy, once I know potential energy, I can use everything, है ना। Yes sir. ठीक है, शायद ऐसे और क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करोगे तो यू विल गेट बेटर आइडिया कि ये हाइपोथेटिकल एटम का मीनिंग क्या था, है ना। रुको मैं एक और क्वेश्चन शेयर करता हूँ ऐसा सा ही, उसको ट्राई करो। ऐसे दो क्वेश्चंस हैं टेक्निकली, ठीक है, तुम लोग फर्स्ट वाला ट्राई करना है ना। सपोज पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एट ए सेपरेशन ऑफ r इज गिवन बाय k लॉगरिथम ऑफ r। सर वॉइस लैग हो रहा है। क्वेश्चन गया। क्वेश्चन भी गया, एक मिनट फिर से आएगा, रुको। यस, अभी वॉइस भी क्लियर है बच्चे? यस सर। यस सर। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 में से सिर्फ एक क्वेश्चन करो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर ये शीट मैंने तुमको शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। हाइपोथेटिकल एटम, है ना, हाइपोथेटिकल बोर एटम दिया था। एक बार वापस कर सकते हैं? हाँ, मैं वापस से सेंड कर सकता हूँ, बट suppose potential energy between electron and proton at a separation r is given by this, where k is constant. For such hypothetical atom, calculate the radius of nth orbit and its energy. चलो बेटा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, ये तुम लोग ट्राई करो। मुझे रेडियस का एक्सप्रेशन बताना है और तुम लोग को एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है ना। So फिर से you have to just apply the force of attraction should be nothing but differential of potential energy, and it should be, let's say, differential of k log r. log का डिफरेंशियल पढ़ा था आज? नहीं सर। आज ही पढ़ा। तुम लोग तो बोल रहे हो तुम लोगों ने पढ़ा है।
सर ऐसा नहीं पूरा पढ़ा नहीं हुआ शायद, सर, पता हम नहीं। लोग सिर्फ इस पे ही है सर, x⁴n पे शायद सर, पता है। अच्छा तो जो स्टार्ट हुआ था। यस मैं हिंट दे देता हूँ। ये क्या है कि भाई अगर मेरे पास log r का डिफरेंशियल है, इट इज जस्ट 1/r, है ना? यस सर। यस सर। अरे कहाँ ये सर से स्क्रीन चली गई। स्क्रीन नहीं दिख रही। बीच में स्क्रीन क्यों चला जा रहा है भाई आज? फिर से आएगा, रुको, है ना? यस मैं फिर से कुछ हिंट रिपीट करता हूँ, क्या क्या हिंट है क्वेश्चन में, और तुम लोग फिर आंसर ट्राई करना है मेरे लिए। सो तुम लोग को करना क्या था, डिफरेंशियल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट force of attraction. So differential of k log r, it is nothing but force of attraction. So in this case, force of attraction should be equal to, it is nothing but k and differential of log r 1r. जैसे बच्चे इतना समझ लोगे तुम लोग, फोर्स हाँ ऑफ सर, अट्रैक्शन Yes. का वैल्यू डिवाइड बाय आर आ गया, है ना? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एंड इट शुड बी इक्वल टू k डिवाइडेड बाय आर। यार यहाँ तुम लोगों का काम बन गया भाई, है ना? यहां से कैन वी से mv स्क्वायर is nothing but k, and thus kinetic energy should be nothing but k divided by 2. यस बच्चे, ऐसा लिख सकते थे हम लोग? हाँ सर। अच्छा, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। पोटेंशियल एनर्जी यू ऑलरेडी नो, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो टोटल एनर्जी तो मिल जाएगा, बट वी हैव टू कैलकुलेट इट्स रेडियस आल्सो। रेडियस कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चे? अभी हम लोग ने mvr इक्वल टू nh/2π यूज नहीं किया है क्वेश्चन में। सो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। बेटा ऊपर वाला टर्म लिखा है तुम लोगों ने ऐसा, ये लिखा था जो मिटा रहा हूं मैं। हाँ सर। Okay. Now to find out, let's say its radius, you can use these two formulae. One is mvr should be equal to this nh divided by 2π. It is one of the relation, and another relation you know, it is mv square should be equal to k, and this is another equation. You have to just find out the value of radius, so you have to eliminate velocity from here. Do you think velocity eliminate करने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर दूं और एक से दूसरे को मैं डिवाइड कर दूं? So on the left hand side, the remaining term should be nothing but m times of r का square should be equal to n square h square divided by, it is nothing but 4 pi square and divided by k, and from here radius का value should be equal to nh
divided by 2 pi k, and do you think it will be root of m? k भी रूट में जाएगा ना? Yes, Yes, root of sir. k. So root of k also, है ना? Root of k and root of m. So radius का वैल्यू तो आ गया है ना? It is nh divided by 2 pi and root of m and k. इस रेडियस के वैल्यू को हम लोग कहां पुट कर सकते थे टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी? which is रेडियस के एक्सप्रेशन को हम लोग कहां पुट कर सकते थे? सर k by r plus पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाले रिलेशन में टू फाइंड आउट टोटल एनर्जी का रिलेशन. As per total energy is concerned, let's say as per total energy is concerned, it is k divided by 2 kinetic energy plus potential energy is k times of logarithm. Logarithm of, let's say, nh divided by 2 pi root of m root of k. ये आ जाता एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी. इसे देखो, ऐसा ही तुम लोग क्वेश्चन नंबर 11 भी कर सकते हो बाद में अपने आप से, है ना? जो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसके जैसा सा ही है. यू कैन ट्राई लेटर ऑन, है ना? यस बच्चे, उस क्वेश्चन को बाद में कर लोगे तुम लोग? Yes, sir. तो इसके टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना होता है? कि जब भी मुझे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, Yes, मैं हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड आउट कर लूं. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन मिल जाता है, और फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड mvr इक्वल टू nh/2 से मैं एक को रिलेशन फाइंड आउट कर लूंगा, है ना? तो ऐसा बहुत और भी क्वेश्चंस हैं इसी शीट में. ये शीट में फिर से शेयर करूंगा तुम लोगों के साथ, है ना? सॉल्व करना उसको अब. इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तुम लोगों को? और क्वेश्चन नंबर 10 से? No, sir. ओके, ठीक. ये तुम लोगों ने सबका कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो गया है क्या अभी? हाँ सर. Yes. Yes, sir. ब्लू हाउस वाले बच्चों का? नहीं, ब्लू हाउस में नहीं हुआ. नो सर. कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा एक पढ़ाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे. आई होप ये कुछ बच्चों ने ऐसा नाम सुना होता है, सब बच्चों ने, है ना? हाँ Yes, sir. सर. अफवाह प्रिंसिपल, है ना? हाँ सर, ये तो सर. Yes, sir. So Yes, as per Ahwa principle is concerned, you can say during filling of electron for, let's say, ground state electronic configuration. Ground state electronic configuration, you can say different subshells should be filled in increasing order of their energy.
तो सबसे पहले वो सब शेल फिल होता है जिसका एनर्जी सबसे कम है ना, फिर उसके बाद वो वाला एनर्जी फिल होगा जिसका एनर्जी उसके जस्ट ज्यादा था, फिर वो फिल होगा जिसका एनर्जी उससे और ज्यादा था, एंड यू हैव टू फिल डिफरेंट सब शेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मतलब ऐसा जिन बच्चों ने शायद पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर लिया था उन्होंने जरूर पढ़ा होना चाहिए था ऐसा। हाँ सर। ये तो एटॉमिक Yes, का sir. पार्ट है हाँ, सर, sir. वैसे हाँ बेटा एटॉमिक के पार्ट में, बट इसमें पीरियोडिक में जरूरत पड़ने वाली थी इसकी, है ना। बेटा ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या है अव्वा प्रिंसिपल? हाँ सर। कुछ बच्चों ने इसे 9th 10th में भी पढ़ा रहेगा, डिपेंडिंग कौन सा बोर्ड होगा, है ना। यस सर। ठीक, मैं एक दो क्वेश्चन शेयर करता हूँ, उसके बेस पे हम लोग ट्राई करेंगे क्वांटम नंबर प्लस अव्वा प्रिंसिपल के बेस पे। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, या ये तो नॉर्मली लेट्स से क्वांटम नंबर पे बेस पे है सम, ये सम तुम लोग मुझे करके दिखाओ, है ना। आउट ऑफ ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। यार बच्चे मुझे आंसर नहीं मिला अभी तक। सर ये क्वेश्चन नहीं समझा। Suppose a particle has 4 quantum numbers such that permitted values, let's say एक quantum number n है जिसके permitted value 1 2 3 and so on है, एक angular quantum number है l जिसके values क्या क्या हो सकते हैं, n-1 n-3 n-5 and so on, but there is no negative value possible, है ना। The value of j, it is another quantum number, it varies from l plus half to l minus half, and the later is not negative, means ऐसा ही l minus half should not be negative ना, जब तक हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। The value of m is minus j in integer step to plus j. What should be the other permitted value for n equal to 2? Means n equal to 2 के लिए l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, j का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो बताना है तुम्हें, है ना। तो कुछ आंसर्स मुझे मिलने स्टार्ट भी हुए हैं। यस, बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही आंसर बताया भी है। देखो उसका आंसर ना ए ऑप्शन है ना। यस, है ना। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्यों रहा होगा यार, कॉरेस्पॉन्ड टू n इक्वल टू 2, है ना। फॉर n इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ l which is n minus 1, so it is 2 minus 1, it is one value possible since n minus 3 तो नेगेटिव हो जाता है ना, so only one value of l can be possible and l can be 1 only, है ना। अच्छा, the value of j is l plus half से लेकर l minus half। Now, since ये जो L का वैल्यू है वो 1 है, तो डू यू थिंक J का वैल्यू या तो 3/2 हो सकता था या J का वैल्यू हाफ पॉसिबल है ना।
Yes, या तो sir. j का वैल्यू 3/2 पॉसिबल है या j का वैल्यू हाफ Yes, sir. पॉसिबल है। नाउ m का जो वैल्यू है in this case it is -3/2, it is -half, it is +half, है ना, क्योंकि मुझे इंटीग्रल वैल्यूज में लिखना है उसको, है ना, मुझे यहाँ इंटीग्रल डिफरेंस में लिखना है। सो ये आ जाता मेरे पास यहाँ -half +half एंड +3/2, और दूसरे के लिए ये वैल्यू वॉइस ब्रेक ब्रेक हो रही है। ओके यार, अभी तो मेरे पास फुल सिग्नल दिखाई दे रहा। बेटा सबके लिए ब्रेक हो रहा है क्या मेरा आवाज? हाँ सर, सर, अभी अब ठीक आ नॉर्मल रहा होगा। अब सही आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे एंड पे अभी मुझे सिग्नल एकदम फुल दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से ये वाले m के वैल्यूज इसके लिए पॉसिबल है और ये वाले m के वैल्यूज दूसरे j के लिए पॉसिबल है ना। तो यहाँ मेरे पास जो परमिटेड वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर है, ऑब्वियसली ए ऑप्शन ट्रू है, l का वैल्यू 1 पॉसिबल है, j का वैल्यू 3/2 पॉसिबल है और m का वैल्यू -3/2 पॉसिबल है। बी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास l का वैल्यू 1 है। सी ऑप्शन यू कैन चेक, सी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है व्हेन j इज हाफ। बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो आगे दो वाले क्वेश्चंस कर पाओगे तुम लोग, है ना? हाँ सर, समझ में आ रहा है। हाँ सर, समझ रहा हूँ। श्योर, पक्का? सर सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? बेटा सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा ना कि जब मेरे पास j का वैल्यू हाफ है तो m के जो वैल्यूज है वो -half एंड +half है बस। ओके सर। m का वैल्यू -3/2 नहीं हो सकता था, है ना? यस, डन? Yes, sir. सर Yes, बस sir. सी ऑप्शन में अगर j में 3/2 लिखा रहता और m में -half लिखा रहता तो भी फॉल्स होता ना? हाँ तो भी हाँ। ठीक। देखो मैं नेक्स्ट पिक्चर और शेयर करने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे सही से बताना तुम लोग। इट इज लेट्स से ये, है ना, ध्यान से पढ़ो और मुझे क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 सबका आंसर सही से बताना, है ना? So instead of principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number, a set of new quantum number STU was introduced with similar logic but different values as mentioned below. S हो सकता था 1, 2, 3 and so on up to infinity. T हो सकता था s square minus 1 square, s square minus 2 square, such that no negative value possible. U हो सकता था let's say minus t plus 1 to let's say t plus 1 by 2. Each orbital can have now maximum 4 electron and S plus T rule is defined similar to N plus L rule. N plus L rule का meaning क्या था? टोटल एनर्जी। Yes, energy of subshell is directly proportional to N plus L. So you can say now energy of subshell directly proportional to S plus T. So question number 20 तुम लोग पहले करो, है ना? The number of electron that can be accommodated by S equal to 2 and S equal to 3.
यस अक्षा, तुम्हारा आंसर सही है बच्चे। क्वेश्चन तुम लोग को दिखाई दे रहा है ये? यस सर। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन का फोटो खींचना। मेरा कुछ नेट का इशू हो रहा है, मैं तुरंत वापस आता हूँ, है ना? क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग? थोड़ा वो समझा है? हाँ सर, ले लिया। ठीक, मैं तुरंत वापस आता हूँ, कुछ तो हैंग हो सर गया एक मिनट, सर एक मिनट। तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन का फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करो। 20, 21, 22 मेरे साइड से मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग हो गया है, स्क्रीन इसका, है ना? यस हो गया बच्चे? यस सर। यस सर। बस यस एक सर। मिनट। यस, मैं 1 मिनट में वापस आता हूँ। यस बच्चे, अभी दिखाई दे रहा है फिर से क्वेश्चन? बच्चे फिर से क्वेश्चन देख पा रहे हो तुम लोग? हाँ सर। यस सर। यस, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या आया भाई? अभी तक कुछ बच्चों ने आंसर दिया था मुझे पहले। सर बी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए, है ना? जिन बच्चों को नहीं आ रहा है या आ रहा है ऑप्शन बी, मैं पहले उनकी हेल्प करता हूँ ना। सो क्वेश्चन नंबर 20, in question number 20, number of electron that can be accommodated in s equal to 2 पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले। so let's say it is s equal to 2 है, तो do you think t के वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है यहाँ? एक हो जाता 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक वैल्यू पॉसिबल है यहाँ 3, और एक यहाँ वैल्यू पॉसिबल है 0। यस, यही दो वैल्यू पॉसिबल है ना? s इक्वल टू 2 के लिए t 3 हो सकता है और t 0 हो सकता है ना? नाउ t इक्वल टू 3 के लिए, है ना, जैसा t इक्वल टू 3 के लिए मेरे पास u के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? t प्लस 1 -2 2 +2 -2 -1 0 +1 and +2 means how many orbitals in t equal to 3? 5. 5. 5 orbitals.
So ये 5 ऑर्बिटल्स हैं correspond to t equal to 3 and t equal to 0 के corresponding भी हम लोग देख लेते हैं. t equal to 0 में u के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं बस? Do you think -12 and +12? Yes, sir. यस सर. अरे यही तो है, जब t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u का वैल्यू -12 आएगा एंड +12 आएगा बस. सर तो लेकिन हाउ मेनी और सर उन लोगों orbital- ने Integral इंटीग्रल step स्टेप्स दिया हुआ है बताया. तो फिर हाँ तो बेटा इंटीग्रल स्टेप ही तो हुआ. -1 और -12 0. से लेके +12 एक इंटीजर का डिफरेंस है ना बेटा. इन इंटीग्रल स्टेप्स मींस -12 से लेके हम लोग नेक्स्ट में जो भी जाएंगे वो इंटीग्रल स्टेप्स में जाएंगे, है ना. 1 का डिफरेंस है दोनों में, है ना. ओके सर. So here we have 2 orbitals. तो सम मिला के we have how many orbitals in s equal to 2? 5 plus 2, 7. 7 orbitals. 7 4. orbital and each orbital can accommodate 4 electrons. So can we say s equal to 2 consists 28 electrons, है ना. अच्छा आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता था, तो हम लोग चाहते तो s इक्वल टू 3 के लिए भी फाइंड आउट कर सकते थे पहले, है ना. ऐसा ही s इक्वल टू 3 के लिए चेक कर सकते हो. s इक्वल टू 3 के लिए t के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? 8, 5 और का 0. वैल्यू 5 और 0. 8 पॉसिबल है. 8 के अलावा यहाँ 5 पॉसिबल है और 5 के अलावा यहाँ 0 पॉसिबल है ना. यस t इक्वल टू 8 के लिए बच्चे u के कितने वैल्यूज होंगे सब मिला के? 17 वैल्यू. t 19. t इक्वल टू 8 के 10. लिए जैसे मैं t इक्वल टू 8 यहाँ पुट कर दूं तो ये आ 17 जाएगा वैल्यू. 9/2, है ना. -9/2 से +9/2 कितने वैल्यूज हैं? 10 values. 10. कितने बेटा इसके लिए कितने वैल्यूज? 10 वैल्यूज. -9/2 से लेके +9/2 तक हाँ सर. इंटीग्रल स्टेप्स में. अच्छा 90 फिर 5 के लिए कितने वैल्यूज पॉसिबल हो जाएंगे? 5 + 1 7. 6 / 2 -3 से लेके +3 इंक्लूडिंग 0 7. 0 के लिए ऑलरेडी हम लोग को पता है 2 2. होते हैं, है ना. -12 से लेके +12. तो सब मिला के हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वी हैव? 10 + 2 12, 12 + 7 19. 19 orbitals total and 19 orbitals multiplied by 4 it is 76. तो ये तो पक्का बी ऑप्शन सही है ना. यस बच्चे क्लियर है क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन कैसे आया है? Yes, sir. यस सर. तो 21 का आंसर बताओ अगर ये क्लियर है तो तुम लोगों को, है ना? नहीं केविन तुम्हारा आंसर सही नहीं है बच्चे. सर क्वेश्चन 0 नंबर होगा ना सर, ये क्योंकि कितने 2f तो हाँ, सर ये 2f समझ तो exist ही नहीं- 2 सर 2f तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, तो इसलिए 0 होगा. नहीं बेटा यहाँ 2f की कहानी नहीं है ना. तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग देखा जाए तो देखो s इक्वल टू 2 के लिए t3 पॉसिबल तो है बेटा. ये देखो s इक्वल टू 2 के लिए t का वैल्यू 3 हो सकता है और 0 हो सकता है ना. हाँ सॉरी सर.
-21 का आंसर 21 21 का आंसर नहीं बताया तुम लोगों ने अभी मुझे। जो तुम लोग बता रहे हो वो गलत है ना। जो बच्चा मुझे अभी आंसर बता रहा है 21 का, वो गलत है। The number of Sir, electrons 8 electrons. नहीं बच्चे, 8 आंसर नहीं है। सर बी। 4. अच्छा, बी ऑप्शन भी आंसर नहीं है। डी। ओके, तुम्हारी लॉटरी बेटा कभी नहीं लगेगी क्योंकि आंसर सी है ना। सर मैंने तो कहा था सी। नहीं, बट सी तुमने गलत लॉजिक से बोला था बेटा। तुमने ये बोला था कि 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। मैं बताता हूँ आंसर सी कैसे है ना। देखो ध्यान से यहाँ देखना अभी। मैं n+l रूल के अकॉर्डिंग सब शेल्स को फिल करूंगा। यस, तो सबसे पहले कौन सा सब शेल फिल होने वाला है? डू यू थिंक सबसे पहले मेरे पास फिल होगा s = 1 और t का वैल्यू क्या पॉसिबल है भाई s = 1 के लिए? 0. तो डू यू थिंक इसके लिए s + t सबसे कम आपकी है? आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. यस सर। बेटा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरा? सर आ रही है। आ रहा है सर। s = 1 एंड t = 0 सबसे पहले फिल हो जाता। ओके, अच्छा s = 1 में t के और क्या वैल्यू पॉसिबल है? कोई और वैल्यू पॉसिबल है? No, sir. नहीं, sir. ठीक है, अब s = 2 में आ जाते हैं हम लोग। s = 2 में t के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? 5 and 0. 3 and 0। 3 and 0. Sorry. यस, यहाँ 0 है और मेरे पास s = 2 के लिए t का वैल्यू 3 भी पॉसिबल था, है ना। मतलब Yes, s = 2 में 2 पॉसिबल है मेरे पास, है ना। Yes, sir. क्या s = 3 में क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल थे? 8, 5 and 0. 8, 5 and 0। तो यहां मैं t = 0 पुट कर लेता हूं। अच्छा, डू यू थिंक मैं फर्स्ट सबशेल कौन सा फिल करूंगा? s = 1, t = 0। डू यू थिंक सेकंड सबशेल मुझे फिल करना चाहिए s = 2 एंड t = 0? डू यू थिंक थर्ड मुझे जो फिल करना चाहिए, थर्ड इन दोनों में से मुझे कौन सा फिल करना चाहिए था? s = 2, t = 3 या s = 3 एंड t = 0? S = 3, T = 0. s = 3 एंड t = 0 मुझे फिल करना चाहिए था, है ना, क्योंकि उसमें s + t का वैल्यू रिलेटिवली कम है। ओके, नाउ जस्ट टेल मी t = 0 के लिए हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन बी पॉसिबल? सर 2। The 2 orbitals. t = 0 के लिए u का वैल्यू -½ हो सकता था एंड +½ हो सकता था। तो 2 orbitals means how many total electrons here? 8. 8 electrons. So can we fill 8 electron in this case, 8 electron in this, 8 electron in this, है ना? Yes, sir. तो 24 Yes, sir. इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक कंज्यूम हो गए। तो में इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? बेटा मुझे एटॉमिक नंबर 24 ही फिल करना था, है ना। मुझे एटॉमिक नंबर 24 ही फिल करना था। जो s = 2 एंड t = 3 में कितना आएगा उसमें से? 0। Yes, sir. क्योंकि मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूं, है ना। ऑलरेडी 24 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, है ना। जी, इस क्वेश्चन में कुछ और किसी को डाउट्स रहेगा तो पूछो अभी, है ना।
तो बेटा वो जीरो आंसर कैसे है वो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर। अच्छा ये समझ में आ रहा है, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर देना, जो रिलेटिवली आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 22 आसान है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे सही आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। Yes, Srijani, question number 22 is B option. Since S equal to 3 के लिए T के कौन से वैल्यूज पॉसिबल थे? 8, 5 and 0. 8, 5 and 0. So only 3 subshells are possible. है ना? Only 3 subshells are possible. इस बच्चे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 में डाउट्स बचा है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जैसा सा ही है, थोड़ा सा और टफ। नो सर। पक्का? यस सर। 21 समझा सर वो भी दीजिए. क्रिटिकली है। यस बेटा 21 में देखो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में डिफरेंट सबशेल्स हैज टू बी फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो मैंने कुछ सबसेल्स लिखे और उनके एनर्जी में कंपेयर कर लेता S+T रूल से। सबसे कम एनर्जी रहने वाला था S=1 एंड T=0 के लिए। फिर उससे ज्यादा एनर्जी हो जाता S=2 एंड T=0 के लिए। उससे ज्यादा एनर्जी हो जाता S=3 एंड T=0 के लिए। हर एक सबशेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे T=0 के लिए, as T=0 can accommodate 8 electrons in total, है ना। So 8, 8, 8, 24 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही कंज्यूम हो गए, और S=2 एंड T=3 का तो नंबर ही नहीं आया अभी तक। यस बच्चे, ऐसा समझ सकते हो अभी? हाँ समझा सर, थैंक यू. S=2 एंड T=3 का अभी नंबर ही नहीं आया, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड विल बी 0। हाँ समझा. जैसे बच्चे मैं एक बार और पूछ रहा हूँ, कुछ और डाउट्स है तो पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट वाला सम थोड़ा सा और अच्छा है ना। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता हूँ फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू सिमिलर सिचुएशन इज, ये शायद तुम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना तुम लोग को अच्छे से? नहीं सर, फॉन्ट छोटा है अभी। अब दिखाई दे रहा तुम लोग को? नहीं सर हम जूम कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर, हम लोग जूम कर सकते हैं। यस सर. अपने एंड से जूम कर सकते हो? यस सर। यस सर. और फिर देखो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है सर। ठीक है, चलो मुझे फिर क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 का आंसर भी बताना है। यहाँ दिया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n is defined as 1, 2, 3 and so on. Azimuthal quantum number L is defined as, usually L कहां से कहां तक वैरी करता था? 0 से लेकर n-1 तक।
यहाँ वो वेरी करने वाला है 1 से लेके n+2 इन इंटीग्रल स्टेप्स। इंफॉर्मेशन 3 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज डिफाइंड एज -L/2 to L/2 इंक्लूडिंग 0 अगर वो किसी इंटीग्रल स्टेप्स में आता है तो। इंफॉर्मेशन 4 है कि अभी स्पिन क्वांटम नंबर s has 6 possible values। जो सबशेल्स के नाम है L = 1 2 3 4 के लिए, अब वो F G H I J K respectively है। The value of m for a given value of L gives the number of orbital in a subshell. The principle of filling electron in a shell remain unchanged। क्या होता था इलेक्ट्रॉन को फिल करने का? अब वह प्रिंसिपल Energy level। अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। Now the second period of periodic table would begin with। जिन बच्चों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अभी नहीं पढ़ा है ना, जिन बच्चों ने अभी तक अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ यार। जो फर्स्ट पीरियड है वो 1s से स्टार्ट होने वाला था, सेकंड पीरियड 2s से स्टार्ट होने वाला था, और थर्ड पीरियड 3s से स्टार्ट होने वाला था। ऐसा समझ लोगे? तो जैसा इस वाले केस में फर्स्ट पीरियड किससे स्टार्ट होने वाला होगा? 1f से, सेकंड पीरियड स्टार्ट होने वाला है 2f से, थर्ड पीरियड स्टार्ट होने वाला है 3f से। अच्छा, ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? नहीं सर। अच्छा, जैसे मैं समझाता हूँ ना, जैसे हाइड्रोजन होता है, फिर लिथियम होता था यहाँ, और फिर सोडियम होता था। यही था पीरियोडिक टेबल में बेटा, यही है पीरियोडिक टेबल। यस तो Yes, यहाँ Yes, sir. यहाँ फर्स्ट मेन शेल खत्म हो जाना था, यहाँ सेकंड मेन शेल स्टार्ट होना है, यहाँ थर्ड मेन शेल स्टार्ट होना है। फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट मेन शेल स्टार्ट होता है, सेकंड पीरियड में सेकंड मेन शेल स्टार्ट होता है, और थर्ड पीरियड में थर्ड मेन शेल स्टार्ट होता है। अभी क्लियर है थोड़ा सा? Yes, sir. यस सृष्टि, तुम्हारा आंसर सही है। अनुज बेटा तुम्हारा आंसर सही नहीं है। मानस तुमने सरप्राइज कर देता है भाई। मानस तुम्हारे तीनों आंसर सही है ना? सृष्टि तुम्हारे आंसर भी तीनों सही हैं। यस प्रतिष्ठा, तुम्हारा बेटा 23rd का आंसर सही है। यस 24th का आंसर भी सही है, और 25th का आंसर भी सही है तुम्हारा। गुड यार, देखो बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने पूरे पूरे आंसर सही सही बता रहे हैं। 23 भी, 24 भी, 25 भी। यस प्रथिनव, तुम्हारा आंसर भी सही है बेटा तीनों। अमन, नहीं बच्चे तुम्हारा आंसर 24th का आंसर सही नहीं है।
as per answer of the question is concerned, it is answer A. Yes, 24th का आंसर D है और 25 का आंसर A है ना? यस सृजनी, तुम्हारा आंसर भी सही है. आंसर इज A, D and A. Its answer is A, D and A. आई होप मुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा यार बच्चों को, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है. मैं थोड़ा सा 23 तुम लोगों के लिए करता हूँ, इससे शायद 24 25 का आइडिया तुम लोगों को लगेगा, है ना. Now if you see first main shell, do you think first main shell में मेरे पास 1F पॉसिबल है, मेरे पास 1G पॉसिबल है और मेरे पास 1H पॉसिबल है. बच्चे ये समझ में आ रहा सब बच्चों को? सर है ना, क्योंकि यहाँ लेट्स से मेरे पास n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू यहाँ लेट्स से 1 है, यहाँ n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 2 है, यहाँ n का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू 3. तो फर्स्ट मेन शेल consists 3 subshells. First main shell consists 3 subshells. ऐसे L equal to 1 के लिए M के क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? -½ and ½ -½ and ½. तो इसके लिए -½ था एंड इसके लिए लेट्स से +½ था, F equal to 1 के लिए, मतलब 1F के लिए. तो 1F consist how many total orbitals? 2. And every orbital can accommodate how many electrons? 2. नहीं बेटा, अभी 2 नहीं हो सकता है. कितने वैल्यूज थे स्पिन क्वांटम नंबर्स के? 6 डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के. तो धीरे से हम लोग बाद में समझेंगे कि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड बाय एनी ऑर्बिटल. सो एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम लेट्स से 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो टोटल यहाँ इट कैन अकोमोडेट 12 इलेक्ट्रॉन्स. 1F है ना, 1F में ही 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते. सिमिलरली in the case of 1G, in the case of 1G, L equal to 2 के लिए M के क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं? -1 0 1 1 0 and +1. So it is -1 0 and +1. So total we have 3 orbitals. If total we have 3 orbitals, it can accommodate 18 electrons. ऐसा ही in the case of 1H. In the case of 1H, ये जो वैल्यूज पॉसिबल हैं लेट्स से M के, डू यू थिंक ये हो जाता -3/2? It is -½ it is +½ and it is +3/2. So 4 different values possible हैं and सब मिला के 4 orbitals, 4 into 6, 24 electrons it can accommodate. ये तो सिर्फ कहानी हुई मेरे पास फर्स्ट मेन शेल का, है ना. ये तो सिर्फ फर्स्ट मेन शेल है. ऐसा ही डू यू थिंक सेकंड मेन शेल कंसिस्ट 2F, it consists 2G, it consists 2H and it consists let's say 2I.
ये सोचे ऐसा लिख सकते थे हम लोग सेकंड मेन शेल के लिए। यस सर। यस सर। अच्छा 2f में हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स इट कैन अकोमोडेट? 2f में 12 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2g में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 2h में 24 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, और ऐसा 2i में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट कैन अकोमोडेट? 30। हाँ देखो एक बार चेक करके देखो बेटा, i के लिए मेरे पास l का वैल्यू था 4, so 4 means -2 -1 0 +1 +2 5 into 6 सर 30 होगा। yes 30 electrons it can accommodate. Now if you see 23rd वाला क्वेश्चन, अब से 23rd वाला क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 23rd में डू यू थिंक फर्स्ट सबशेल जो मेरे पास फिल होता वो 1f होता? 1f can accommodate how many total electrons? 12 इलेक्ट्रॉन्स। 1f में ही 12 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते। अच्छा फिर मुझे 2f फिल करना चाहिए कि मुझे 1g फिल करना चाहिए? मुझे फिर 1g फिल करना चाहिए कि 2f फिल करना चाहिए? 1g। मुझे 1g फिल करना चाहिए, और 1g में सब मिला के 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पॉसिबल। और उसके बाद मेरे पास आ रहा था 2f। So I'm repeating here, first period means 1f से 2f के बीच में जो भी कुछ होगा, है ना, ये फर्स्ट पीरियड है और ये अब सेकंड पीरियड स्टार्ट होता। तो डू यू थिंक फर्स्ट पीरियड में ही कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हम लोगों ने? बेटा फर्स्ट पीरियड 30 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर चुके हैं। तो डू यू थिंक जो सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर 31 होगा? यस सर। जो सेकंड पीरियड होगा उसका एटॉमिक नंबर, फर्स्ट एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 31 होगा। एंड गैलियम हैविंग एटॉमिक नंबर एज 31। ऐसा कुछ पता है, याद है कि गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है? यस सर। ओके, तो ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 23। ना कुछ डाउट्स है अभी भी क्वेश्चन नंबर 23 में तो पूछ सकते हो तुम लोग, है ना? i में 30 कैसे आएगा? इसमें बेटा i में 30 कैसे आएगा? देखो i के कॉरेस्पॉन्डिंग l का वैल्यू कितना है? 4 है ना? यही ठीक है सर, मैंने डिवाइड बाय 2 नहीं किया था। l का वैल्यू 4 है और वो -4/2 से लेके +4/2 तक जाएगा। सो -2 से लेके +2 इंक्लूडिंग 0। बेटा 23 क्लियर है तुम लोगों को? यस सर। अच्छा 24 भी अब चेक कर सकते हैं। देखो, फॉर द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 43 लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन। तो 43 तक के लिए हम लोग कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते थे। इट इज 1f12 1g18 एंड 2f में आएगा 12। कितने फिल कर दिए हैं हम लोगों ने अभी तक? 42। और मुझे देखना है 43rd। यस, अब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि इसके बाद 1h फिल करूंगा मैं या मैं लेट्स से 2h फिल करूंगा। क्या फिल होगा उसके बाद? 1h, है ना? 1h। तो इसके बाद मेरे पास 1h फिल होगा। सो 1h 1 हम लोग लिख सकते थे टोटल 43 के लिए। तो मेरे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो 1h सबशेल में जाएगा।
अच्छा 45th तो शायद रिलेटिवली आसान था. 45th is the number of orbitals and the maximum number of electrons है ना. जो 25th था, it is the number of orbitals and maximum number of electron that can be filled in a J subshell. That can be filled in a J subshell. Yes, J. बेटा J के लिए L का वैल्यू कितना है? -5/2 नहीं बेटा, L का पहले L का वैल्यू बताओ. 1 2 3 4 बेटा L का वैल्यू 5 है. L का वैल्यू 5 है, तो हम लोग पहले M के वैल्यूज देख सकते थे क्या क्या आएगा. डू यू थिंक ये आएगा -5/2, ये आएगा -3/2, ये आएगा -½ ये आएगा +½ ये आ जाता +3/2 और ये आ जाएगा +5/2. तो सब मिला के how many orbitals? 6. And every orbital can accommodate 6 electrons. So 6 into 6 you will get 36. Yes, बच्चे ये क्लियर है? हाँ Yes, सर. sir. ओके. बच्चे ये जो भी क्वेश्चंस है ये तुम लोग को मैं सेपरेटली बाद में भी भेज दूंगा, बट थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर से कुछ भी छोटी से छोटी चीज, उसके बेस पे क्वेश्चंस काफी गंदे गंदे बन सकते हैं, है ना. अच्छा ये क्वेश्चन क्लियर है तुम लोगों को कि 23 का आंसर A है, 24th का आंसर D है एंड लेट्स से 25th का आंसर A है. Sir, can you explain once again how you got that gallium? अच्छा गैलियम कैसे मिला? गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, है ना. तो वो याद रखना पड़ेगा. Yes. नाउ फर्स्ट पीरियड विल बी स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट मेन शेल. Second period of periodic table started from second main shell. Third period of periodic table will start from third main shell. It is the basic structure of periodic table. Yes, sir. तो मेरे पास जो सेकंड पीरियड स्टार्ट होता वो सेकंड मेन शेल में 2f से स्टार्ट होता है ना. Yes, sir. ठीक है. तो अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन तो 1f में आ गए थे, 1g में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते, तो 2f से स्टार्ट होता. 2f1 मींस सब मिला के 31 हो जाता है ना. जैसे अगर मैं यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दूं, सो इट विल बी 31 एज ए एटॉमिक नंबर, एंड 31 एटॉमिक नंबर इज पॉसिबल फॉर गैलियम. सर एक डाउट था. हाँ पूछो. सर वहाँ पे n+2 क्या दिया हुआ है, मतलब उसका क्या मतलब यूज है? अप टू n+2 मींस किसी भी मेन शेल में जो सब शेल्स हो सकते थे वो 1 से लेके n+2 होंगे, जहां n उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, है ना. जैसा अगर मेरे पास n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 1 हो सकता था, 2 हो सकता था एंड 3 हो सकता था. 1 से लेकर n+2 तक. सर यस बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है अभी? तीनों क्वेश्चन? हाँ सर. Yes, sir. गुड. ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन अभी शेयर कर रहा हूं तुम लोगों के साथ. नेक्स्ट इज ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन खोज के दूंगा तुम लोगों को. रुको. यस
इस वजह क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो तुम लोग? यस सर। ये तो विजिबल है। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन का मुझे आंसर तुम लोग बताओ, है ना? इट इज सिंपल इंटीजर टाइप, योर आंसर शुड बी बिटवीन 0 to 1, सॉरी 0 to 9। तुम लोग का आंसर 0 से 9 के बीच में कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या है? इन द असेंबली एज शोन बिलो, जो डायग्राम में गिवन भी है, the potential difference across the plate is 4 volt. A positive particle of charge plus 4e projected from negative plate with an initial kinetic energy of 4 electron volt, and the negative particle जिसका चार्ज -2e है is projected from positively charged plate. Both the particle reaches to point A. बेटा point A जरूरी नहीं है कि मिडिल वाला पॉइंट है ना? पॉइंट A जरूरी नहीं है कि मिडिल वाला पॉइंट है ना? With zero kinetic energy, find the initial kinetic energy of a negatively charged particle in the unit of electron volt. Yes, Anuj, very good. देखो एक अच्छा बच्चा है अनुज, उसने मुझे आंसर सही दिया है। यस अक्षा, तुम्हारा आंसर भी सही था। यस शुभम प्रजापति, तुम्हारा आंसर भी सही है बच्चे। सानिया शेट्टी, तुम्हारा आंसर भी सही है। देवांश परमार, बेटा आंसर थोड़ा सा गलत है तुम्हारा। दोनों पार्टिकल का पॉइंट ए तक पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0, मींस उसका काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए।
जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं बेटा वो थोड़ा ध्यान से देखना यहाँ क्वेश्चन में है क्या। नहीं सुयश, जब क्वेश्चन में देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है। मैं लेट्स से सपोज मुझे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन से मैं इमेजिन कर लेता हूं कि ये जो वोल्टेज है सपोज वो V वोल्ट आया है, या सपोज X वोल्ट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं इतने वोल्ट को। दिस वोल्ट इज नथिंग बट लेट्स से सपोज X वोल्ट। तो डू यू थिंक ये जो रिमेनिंग वोल्टेज डिफरेंस है ये हो जाता 4 माइनस X वोल्ट? बेटा सब मिला के जो वोल्टेज का डिफरेंस है इट इज 4 वोल्ट का डिफरेंस। तो अप टू पॉइंट ए लेट्स से मैंने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन से अगर X वोल्ट इमेजिन करा, तो डू यू थिंक पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल के लिए 4 माइनस X वोल्ट बच जाता? यस बच्चे, क्लियर है ये इतना पहले? यस सर। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो 4e था विद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो अप टू पॉइंट ए है ना, यू कैन से लेट्स से अप टू पॉइंट ए, डू यू थिंक इसका सब मिला के काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया है? 0। सो यू कैन से इट्स initial kinetic energy should be convert into its final potential energy। ये मैं कर रहा हूं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए। इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, है ना। इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, should be equal to final potential energy which is nothing but Q multiplied by voltage। यस, कितना वोल्टेज से वो रुक गया है बेटा? कितने वोल्टेज से वो रुक जाता? 4 माइनस एक्स से, है ना। सो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहां से? 3। यस सर 3। Once we know x का वैल्यू 3 वोल्ट है, अब मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए भी कैलकुलेशंस कर लूं सेम। सो फॉर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यू कैन से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के लिए भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज नथिंग बट 2e multiplied by x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस बच्चे, ऐसा लिख सकते थे हम लोग। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वहां भी फाइनेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। x का वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाता 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो मैंने रेड में लिखा है इट इज फॉर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, फॉर -2e चार्ज पार्टिकल। और यहाँ ये जो येलो में लिखा हुआ था इट इज फॉर 4e चार्ज पार्टिकल, है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके लिए था। अच्छा, ये क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ये हाउ यू गेट आंसर एज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने क्या किया, अप टू पॉइंट ए जो टोटल 4 वोल्ट का डिफरेंस था उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक x इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एक 4 माइनस x वोल्ट। 4 माइनस x वोल्ट लेट्स से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन से है,
उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, तो x का वैल्यू 3 वोल्ट मुझे मिल गया। फिर से मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए अप्लाई कर लिया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का भी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया था अप टू पॉइंट A। बच्चे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है तुम लोगों को? अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को कि नहीं? हाँ सर, आवाज आ रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। समझ लिया क्वेश्चन क्या है? यस सर। यस। ठीक है, हम लोग शायद एक और क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। यस, करना है एक और क्वेश्चन? यस सर। हाँ सर। एक और अच्छा क्वेश्चन खोजता हूं तुम लोगों के लिए। तुम लोग को वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सब बच्चों को नहीं आता है ना? नहीं सर, नहीं। नो सर। नो सर। वरना फिर मैं एक अच्छा क्वेश्चन कराता तुम लोगों को। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने फिर बाकी क्वेश्चंस किए है ना। मैं मोलैरिटी सब बच्चों को आता है? मोलैरिटी? यस सर। यस सर। ओके। और मोलैलिटी आता है? मोलैलिटी सब बच्चों को? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, मैं हिंट दूंगा तुम लोगों को। जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। लेट्स से ये अभी तुम लोग को गिवन है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 11.2 मल्टीप्लाइड बाई मोलैरिटी ऑफ H2O2। इसका आंसर तुम लोग मुझे नेक्स्ट क्लास में भी बता सकते हो। और ये डिकम्पोजिशन होता है H2O2 का। इट कैन डिकम्पोज इनटू H2O एंड हाफ O2। ये डिकम्पोजिशन है H2O2 का, जिससे मुझे ऑक्सीजन गैस मिलता है ना। तो कहीं लिखा है 2.5 मोल्स ऑफ O2 इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, है ना। मैं फिर से शेयर करता हूं। So volume strength of H2O2 is 11.2 multiplied by molarity है. And another reaction is H2O2 can give H2O
हाफ O2। ये बच्ची काफी तेज है, अक्षा पाठक, ये जल्दी जल्दी आंसर करते थी। सर हाँ बोलो। सर 1120। हाँ देखो शायद उसको भी उतना ही आंसर आ रहा था, यस है ना। अमन अग्रवाल, यही आंसर 1120 है ना। So your answer should be 1120. तो मुझे रिजल्टेंट मोलैरिटी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और रिजल्टेंट मोलैरिटी को मैं 11.2 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 89 से मल्टीप्लाई करूंगा। कुछ तो आज मेरा स्क्रीन बार बार जा रहा है, पता नहीं क्यों। और वॉइस लैग भी हो रहा है ना पूरा बीच बीच में। हाँ सर, बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, बीच बीच में आवाज नहीं आती। देखो तुम लोग को इसको जो आंसर है ये 1120 आना चाहिए। दो बच्चों को आया भी है आंसर, तो बाकी बच्चे भी कर सकते हैं। मतलब फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो रिएक्शन होता था वो H2O2 गिव H2O एंड हाफ O2। अगर यहाँ 2.5 मोल्स कंज्यूम होने थे तो H2O2 के 5 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे। H2O2 के 5 मोल्स कंज्यूम हो जाते हैं ना। मैं चाहता तो स्टार्टिंग में टोटल मोल्स ऑफ H2O2 फाइंड आउट कर लो, है ना। जैसा टोटल मोल्स ऑफ H2O2 हम लोग फाइंड आउट कैसे कर सकते थे, यहाँ मोलैलिटी गिवन है तो या तो इसको पहले मोलैरिटी में कन्वर्ट कर लो या टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग फाइंड आउट कर ले। आपको वॉइस लैग हो रहा है। और स्क्रीन भी जा रहा है बार बार, ऐसा आज परेशानी है। हाँ सर। अच्छा चलो सॉल्व करो खुद से। आंसर 1120 आना चाहिए तुम लोगों का सबका, है ना। 5 moles of H2O2 will consumed in total. टोटल हाउ मेनी मोल्स कितने हैं अक्षा पाठक, सब मिला के स्टार्टिंग में मोल्स कितने थे? अमन और अक्षा तुम दोनों ने किया है बेटा। स्टार्टिंग में कितने 10 मोल्स? मोल्स थे सर। स्टार्टिंग में सब मिला के 10 मोल्स हैं। सर मैंने वैसे नहीं किया। 10.68। सर मैंने वैसे नहीं किया। हाँ तुमने कैसे किया? सर मैंने पहले H2O2 के मोल्स निकाले तो वो 5 आए। जो कंज्यूम हुआ या टोटल? हाँ। जो कंज्यूम 5 हो जाएगा ना। हाँ, और उसकी फिर मोलैरिटी 4.45 से डिवाइड कर दिया उसको। अच्छा तो उतना मोलैरिटी कम हो जाएगा। हाँ तो सर। स्टार्टिंग में मोलैरिटी तो फाइंड आउट किया होगा H2O2 का। पहले कितना है मोलैरिटी H2O2 का? ये बेटा स्टार्टिंग में H2O2 का मोलैरिटी कितना है? अगर मोलैलिटी 2 दिया है 1.2 ग्राम, सो इनिशियल मोलैरिटी
जो इनिशियल मोलैरिटी था वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे, जो हो जाता 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 200 माइनस H2O2 34, उसका डबल हो जाता 68 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसके ये आंसर सब मिला के, ओहो तुम लोग को मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा ना फिर से? नहीं सर। नहीं सर। कुछ तो इशू है आज मेरे सेटअप में, है ना? हाँ सर, देखो इंटरनेट प्रॉब्लम होगा। हाँ कुछ तो गड़बड़ है आज, है ना? ये तो मेरे टैब में कुछ इशू है, रीस्टार्ट करना पड़ेगा कुछ। यस, कितना आएगा बेटा इनिशियल मोलैरिटी? सर क्वेश्चन में वो रिमेनिंग ही पूछा है ना, तो अपन रिमेनिंग का सिर्फ मोलारिटी निकाल के भी कर सकते हैं ना। अपने को इनिशियल क्यों चाहिए? क्वेश्चन में रिमेनिंग बेटा क्वेश्चन में अगर रिमेनिंग पूछा हुआ है तो मुझे स्टार्टिंग की मोलैरिटी माइनस जितना कंज्यूम हो गया है वो नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा? सर लेकिन अगर हम 5 डिवाइड बाय 4.45 जो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है वो करेंगे तो 1। सर ये क्वेश्चन में सर कोइंसिडेंटली 10 मोल स्टार्टिंग में थे और 5 मोल्स यूज होते हैं, एंड में भी 5 बचते हैं, इसके कारण आंसर वैसे भी आ रहा है सर। अच्छा वही तो बोल रहा हूं। हाँ सर। अच्छा तो मतलब स्टार्टिंग में सब मिला के 10 मोल्स आ रहे हैं, है ना? सर अच्छा इसलिए ऐसा आ रहा है ना, ठीक है। तो अमन तुमने गलत करके भी तुम्हारा सही आंसर है भाई। तो ये जो इनिशियल मोल्स हैं वो सब मिला के 10 मोल्स आ रहे हैं, जिसमें से 5 मोल कंज्यूम हो जाते हैं ना। So moles of H2O2 remaining will be 10 minus 5, जो 5 moles बच जाते। Total volume is 4.45. So molarity is 5 divided by 4.45 molar. And thus ये जो Q का वैल्यू है it is 89 multiplied by 11.25 and it is 4.45। ये सब मिला के कितना आ जाता? 1120। इतना ही आ रहा है बेटे 1120। यस सर। ये लो फिर से मेरा स्क्रीन चला गया है। एक क्वेश्चन समझा था तुम लोगों ने? क्या था वो क्वेश्चन? हाँ सर समझ में आया सर। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है। तो शायद नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग लेंगे तो मेरा सेटअप थोड़ा ठीक हो चुका होगा यार, ये है ना? आज काफी गड़बड़ रहा है ना? इस जेनी इनिशियली 10 मोल्स कैसे आया बेटा? मोलैरिटी फाइंड आउट कर लो, फिर इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेता। कहाँ गया ये क्वेश्चन? मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। यस ये मोलैरिटी ना क्वेश्चन में यहाँ मोलैरिटी जो स्टार्टिंग का मोलैरिटी होता है ना, स्टार्टिंग के मोलैरिटी के लिए तो क्या करते? ये 2 मोल से सॉल्यूट का सब सॉल्वेंट का मास ना, सॉल्वेंट का मास मिला के सब मिला के मास कितना हो जाता सॉल्वेंट का? ये 1000 उसमें था, है ना? 1000 ग्राम में था। 1000 ग्राम प्लस 1034 डिवाइडेड बाई 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये मोलैरिटी आ जाता है ना, स्टार्टिंग का मोलैरिटी।
मोलैरिटी आ जाएगा, उसको 4.45 से मल्टीप्लाई कर देना, शायद 10 मिल जाएगा उसका आंसर। कितना आएगा चाहिए मोलैरिटी कैलकुलेट करना? ऐसे नहीं कर सकते क्या सर, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलैलिटी, उससे नंबर ऑफ मोल्स तो वैसे भी आ सकता है ना सर। बट मास ऑफ सॉल्वेंट तू फाइंड आउट कैसे करेगा? 4.45 लीटर दे रखा है ना सर H2O2 सॉल्यूशन का, तो और उसको उसका टोटल हम लोग को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाता। अच्छा, उसमें से 34 सब्ट्रैक्ट कर देगा ऐसा? हाँ सर वैसे ही किया हाँ, सर। तो सेम हाँ सर, तो सेम ही। 5000 आया था, इंटू 2 किया तो 10 आया सर, वैसे मेरे Yes, 10 है। ठीक है, पूरी कहानी में ना यहाँ से वैसी आएगी। देखो तो कितना आएगा मोलैरिटी, यहाँ से बस चेक करो। मोलैरिटी ये बन जाएगा 1.2 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1034। कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो? 2.32। 2.32। सो ये इसको आ मल्टीप्लाई जाएगा करेंगे तो 10 आएगा वो। 2.32 मोलर। हाँ, दिख भी रहा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगा यहाँ से, सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 4.45 मल्टीप्लाइड बाय 2.32 विल बी 10 मोल्स। और 10 मोल में से 5 मोल कंज्यूम हो जा रहे थे। यस जैनी अभी समझ सकती है बच्चे कि 10 मोल कैसे था स्टार्टिंग में? तो काफी सारे तरीके से हम लोग 10 मोल्स फाइंड आउट कर सकते थे स्टार्टिंग के। तो कुछ हम लोगों ने टफ क्वेश्चंस किए यार, क्वांटम नंबर्स को लेके, हाइपोथेटिकल बोर मॉडल को लेके, कुछ कैलकुलस का यूज भी किया। समझना कि एज पर जो भी लेक्चर हम लोग ये ओलंपियाड वाला लेते हैं, ये आईआईटी जेई या आईआईटी जेई एडवांस से हम लोग कुछ ऊपर की चीजें करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। कुछ चीजें तो जेई एडवांस के इक्वल ही है ना। आज के लेक्चर में कुछ और डाउट है किसी बच्चे को?